भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम प्रांत राजस्थान के अजमेर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में साथियों सन 1177 में एक बालक ने मात्र 11 वर्ष की उम्र में राज सिंहासन को संभाली और 13 वर्ष के होते होते तक उसने संपूर्ण सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लिया था। वह विश्व प्रतापी बालक को साथियों इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय राज पिथौरा के नाम से याद किया जाता है। साथियों आज हम पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित तथ्य और सत्य का उद्घाटन करेंगे तथा जनमानस में फैली हुई संपूर्ण प्रकार की भ्रामक और असत्य बातों का खंडन करेंगे। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद बरदाई की लेखन कला बहुत ही उत्तम और सर्वोत्कृष्ट है, जिनका लोहा हमें पृथ्वीराज रासों में देखने को मिलती है। कवि चंद के अनुसार पृथ्वीराज रासों में तराइन में 4 युद्ध होने का जिक्र किया जाता है, परंतु समकालीन अन्य इतिहासकारों ने केवल 2 युद्ध किए जाने का वर्णन किया है साथियों, जिनमें है प्रथम तराइन का युद्ध सन 1191 और द्वितीय तराइन का युद्ध सन 1192। सन 1191 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर चढ़ाई किया, परंतु गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान का सामना नहीं कर पाई और उसे मुंह की खानी पड़ी और रण क्षेत्र से उसको दूर भागना पड़ा साथियों। वहीं उसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान जो है पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया अपने विजय के लेकर, और मैं बताना चाहूँगा यह आश्वस्ति उनकी लापरवाही ही साबित हुई, क्योंकि सन 1192 में गौरी ने पुनः सेना इकट्ठा करके पृथ्वीराज चौहान के ऊपर चढ़ाई किया, आक्रमण किया। और इसी के साथ कवि चंद ने लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान की इस रण में हार हुई, जिसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान को गौरी के द्वारा अपने साथ गजनी ले जाया गया और वहां जाकर के उनको अंधा कर दिया गया। और कहा जाता है यह घटना पृथ्वीराज रासों में संकलित है साथियों कि गौरी ने पृथ्वीराज को अपने साथ ले गया और गजनी ले जाकर के उनको अंधा बना करके उन्हें शब्द वेदी वान की कला को प्रदर्शित किया, और इसी के साथ गौरी को भी शब्द वेदी वान के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान ने उनकी हत्या कर दी, ऐसा कहा जाता है। परंतु इसका इतिहास में कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता। इस घटना की पुष्टि केवल हमको पृथ्वीराज रासों मिलती है। समकालीन इतिहासकारों ने इस प्रकार की कोई भी बात को जाहिर नहीं किया है। अन्य समकालीन ग्रंथों में साथियों हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय और विरुद्ध विधि विध्वंस ग्रंथ जो है पृथ्वीराज चौहान की हत्या की पुष्टि करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को रण में पराजित किया गया और उसे वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने वीर गति प्राप्त की, ऐसा अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। परंतु जो शब्द वेदी बाण की जो बातें होती है वह हमें केवल और केवल पृथ्वीराज रासों में देखने को मिलता है। तो अन्य इतिहासकारों की भी अगर बात माने तो पृथ्वीराज चौहान की केवल रण में ही हत्या की गई, उसे गजनी नहीं ले जाया गया, क्योंकि अन्य ग्रंथों में इसकी कोई भी पुष्टि नहीं होती है। और वही मुस्लिम इतिहासकार यूफी और हसन निज़ामी भी उनकी हत्या की ही बात कबूल करते हैं, उन्हें गजनी ले जाने की बात कबूल नहीं करते हैं। वहीं इतिहासकार प्रोफेसर राम पुनियानी पृथ्वीराज रासों के समकालीन ग्रंथ होने की बात पर भी प्रश्न मार्क लगाते हैं। उनका कहना है कि पृथ्वीराज रासों का लेखन जो है 16वीं शताब्दी में किया गया, वहीं पृथ्वीराज चौहान का राजकाज का समय 12वीं शताब्दी ऐसा माना जाता है साथियों। प्रोफेसर राम पुनियानी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासों केवल रोचक ग्रंथ है, केवल काव्य है। जिस प्रकार काव्य को रोचक बनाने के लिए उसमें 4 तत्वों को रोचकता से प्रस्तुत किया जाता है साथियों, जिनमें सबसे पहला है काव्य का नायक, दूसरा नायिका, तीसरा है खलनायक और चौथा है उस काव्य की प्रेम कहानी। इन चारों तथ्य को ही शामिल करके किसी काव्य, किसी फिल्म, किसी कहानी की आधारशिला गढ़ी जाती है, और इन्हीं चारों तथ्य के कारण ही वह कहानी, वह मूवी, वह फिल्में जो है जनमानस में अपना विशेष स्थान ग्रहण कर ली जाती है और धीरे धीरे समय के अनुसार उसे वह जन्म स्थान में
अपना जगह पा लेती है और लोग उसे ही सत्य मानना शुरू कर देते हैं। ठीक यही बात हमें पृथ्वीराज रासो के साथ दिखाई देता है। पृथ्वीराज रासो में कहानी को या काव्य को रोचक बनाने के लिए सबसे पहला नायक अर्थात पृथ्वीराज चौहान, नायिका अर्थात संयोगिता, खलनायक अर्थात मोहम्मद गोरी, और इस तथ्य को, इस कहानी को रोचक बनाने के लिए एक तथ्य गढ़ी गई जिसमें गढ़वाल वंश के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हरण किया जाना या स्वयंवर के माध्यम से उनको हरण करके उनके साथ विवाह रचाने की बात कही जाती है साथियों। परंतु प्रोफेसर पुनियानी कहते हैं कि यह बातें सर्वथा ही अनुकूल नहीं है, क्योंकि जयचंद के किसी भी शिलालेख में संयोगिता नामक किसी पात्र का कोई भी उल्लेख नहीं है। और अन्य बात यह है कि तत्कालीन जो समकालीन ग्रंथ हैं उनमें भी संयोगिता नामक पात्र का किसी प्रकार के उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार प्रोफेसर पुनियानी कहते हैं कि संयोगिता केवल एक गढ़ी गई, एक कपोल कल्पित पात्र है जिसे पृथ्वीराज रासो को रोचक बनाने के लिए कवि चंद के द्वारा गढ़ा गया है। यह बात तो सर्वथा विदित है साथियों कि पृथ्वीराज चौहान और गढ़वाल जयचंद के मध्य पंजाब और दिल्ली पर राज करने को लेकर सतत युद्ध और आक्रमण होते रहते थे। इसी कारण एक दूसरे को लेकर शत्रुता का भाव था और इसी शत्रुता का फायदा उठा करके चंद ने एक नई कहानी गढ़ के इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित किया है साथियों। वह सर्वथा ही अनुकूल नहीं है। उनके मध्य संबंध था साथियों जरूर, लेकिन वह संबंध था शत्रुता का। जिस प्रकार साथियों पृथ्वीराज चौहान को संपूर्ण राष्ट्र का हितैषी और संपूर्ण राष्ट्र के लिए लड़ने वाला माना जाता है, वहीं मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राष्ट्र का हितैषी, आक्रांता और षड्यंत्रकारी माना जाता है। यह बात सर्वथा ही अनुकूल नहीं है साथियों, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और मोहम्मद गोरी ये सभी अपने अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए या अपने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे और इन्हीं कारण को लेकर ही सभी एक दूसरे में लड़ते रहते थे। परंतु किसी भी आदमी या किसी भी शासक के मन में एक विशाल भूभाग या एक विशाल महाद्वीप बनाने की या एक राष्ट्र बनाने की कोई भी परिकल्पना नहीं थी। तत्कालीन समय में भारत नामक राष्ट्र का कोई भी परिकल्पना नहीं थी। ये शासक केवल अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए ही लड़ा करते थे। उनमें किसी भी प्रकार का षड्यंत्र, कोई हिंदू राजा है, कोई मुस्लिम राजा है, तो इस हिंदू राजा है तो मुस्लिम राजा है, इस कारण से युद्ध किया जाए, ऐसा कोई भी कारण उनके सामने नहीं था। प्रत्येक शासक केवल और केवल अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे, धन लूटना चाहते थे, यही उनकी विशेष मंशा थी और कोई दूसरा विशेष मंशा नहीं थी। और एक बात मैं बता दूं साथियों, तत्कालीन समय में जब साम्राज्य विस्तार के लिए शासक जो है एक दूसरे पर चढ़ाई करता था तो वो पर्टिकुलर एक अकेला युद्ध नहीं करता था। उनके साथ विभिन्न शासक आपस में गठजोड़ करके एक दूसरे पर ही युद्ध किया करते थे। पृथ्वीराज की सेना में भी कई अनेक शासकों की सेना शामिल थी, वहीं गौरी की सेना में भी कई अनेक हिंदू शासकों की भी सेना शामिल थे। इस प्रकार कहा जा सकता है साथियों कि यहाँ पे धार्मिक युद्ध नहीं हुआ था, यह सिर्फ युद्ध था साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध हुआ था। तभी तो ही कोई हिंदू राजा किसी मुस्लिम राजा का समर्थन कर रहा है और किसी हिंदू राजा का अन्य हिंदू राजा समर्थन कर रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा साथियों, पृथ्वीराज चौहान के संबंध में, पृथ्वीराज चौहान की केवल एकमात्र विवाह नहीं हुआ था। यदि चंद के अनुसार कहा जाए तो पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियां थीं। उसके पश्चात उन्होंने संयोगिता का पुनः वरण किया था। परंतु यह बात बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो शासक वर्ग होता था उनकी कई अनेक रानियां होती थी। समकालीन समय में एक व्यक्ति का, एक शासक के कई रानियों से, कई स्त्रियों से विवाह होता था, तो तत्कालीन समय में शायद यह उनकी मांग रही होगी, इसी कारण उनमें कई विवाहें प्रचलित थी। वहीं और मैं बताना चाहूँगा साथियों, पृथ्वीराज चौहान जिसे हम हिंदू ध्वजवाहक मानते हैं, उन्होंने बुंदेलखंड की राजधानी महोबा पर भी चढ़ाई किया था
और आल्हा और उदल नामक दो पात्र जिनकी इतिहास में हम हमेशा नाम सुनते हैं, एक क्रांतिकारी वीर योद्धा के रूप में, उन्होंने महोबा के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध वीरगति को प्राप्त कर लिया था। वो बुंदेलखंड से ही संबंधित थे। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा साथियों, जब पृथ्वीराज चौहान अपने आसपास के सभी छोटे राजपूत राजाओं को पराजित करके अपना साम्राज्य विस्तार किया और यही साम्राज्य विस्तार उसे एक समय अकेला छोड़ दिया, क्योंकि जब उसे आवश्यकता थी सैनिकों की तब अनेक राजपूत राजाओं ने उनका समर्थन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने साम्राज्य विस्तार कर करके अपना स्वयं का शत्रु ही तैयार कर लिया था। इस प्रकार हमारी चर्चा का निष्कर्ष यह निकलता है साथियों कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके उसे गजनी लगाकर नहीं मारा गया, जबकि उसे रण क्षेत्र में ही उनको वीर गति प्राप्त हुई थी। दूसरी बात, संयोगिता नामक कैरेक्टर की बात होती है तो संयोगिता नामक कोई पात्र इतिहास में नहीं है। यह केवल चंद बरदाई की कपोल कल्पना थी। अनेक राष्ट्र विरोधी ताकतों के द्वारा संयोगिता को लेकर जनमानस में यह भ्रम फैलाया जाता है साथियों कि उन्हें गोरी के द्वारा बंदी बना लिया गया तथा उनके साथ दुराचार किया गया। परंतु मैं बताना चाहूँगा साथियों, संयोगिता नामक कोई पात्र ही नहीं है तो फिर उनके साथ दुराचार होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि संयोगिता नामक पात्र होता तो जरूर से जरूर गढ़वाल शासक जयचंद की अभिलेख में किसी न किसी अभिलेख में संयोगिता का उल्लेख अवश्य होता, और साथ ही साथ समकालीन जो इतिहास की ग्रंथ है, जो महाकाव्य है, उनमें भी संयोगिता नामक पात्र का उल्लेख अवश्य हुआ होता। तो इस प्रकार राष्ट्र विरोधी ताकतों का जो चाहते हैं कि देश में समरसता और सौहार्द्रता जो है समाप्त हो जाए और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाए, यही उनकी मंशा है, यह पूर्ण रूप से खंडित होती है। और मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूं साथियों, हम सब आओ एक हो जाएं और माता भारती को विश्व के चरम स्तर पर पहुंचा दें, यही हम सब संकल्प करते हैं। और इसी के साथ साथियों मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और मैं कहूँगा साथियों, यदि मेरे वीडियो में आपको ज़रा से भी सच्चाई नज़र आती है या मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है तो आपसे निवेदन है साथियों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो लगातार बनाता रहूं और सच्चाई को सामने लाने और झूठ का खंडन करने में मैं सदा लगा रहूं। इसी आशा विश्वास के साथ साथियों आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।